सबके दिमाग में आईपीएल है, पर सवाल यह है कि पीपीएल पॉलिटिकल प्रीमियर लीग में कौन बाजी मारेगा, कौन हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन 2019 में आगे होगा। आज मैं पहुंचा हूं पुणे में। देखिए इस हाई प्रोफाइल सीट पे जो माना जाता है कि एक समय पे शरद पवार जी का गढ़ था, कौन आगे होगा? बीजेपी आगे होगी या एनसीपी आगे होगी? देखिए मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ललकार पॉलिटिकल पिच पुणे से। नमस्कार, पुणे से आपका स्वागत है। क्या कहती है जनता सेगमेंट में मैं डबरू शेठ गणपति जी के फेमस मंदिर के बाहर खड़ा हूं और मैं आपसे बात करने वाला हूं और लोगों से बात करने वाला हूं कि इस बार 2019 चुनाव के अंदर क्या है लोगों की समस्याएं, क्या है लोगों के मत, नरेंद्र मोदी और वर्सेस ऑल में कौन है आगे, ये हमें देखना होगा। चलिए आगे हम चलना शुरू करते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा मैं पहले, क्या लगता है आपको इस बार नरेंद्र मोदी आगे है कि कांग्रेस और एनसीपी? अभी हमारे इधर, मैं तो नगर का हूँ, हमारे इधर कांग्रेस से आएगा। कांग्रेस आएगा? क्या चलता है कांग्रेस का? मोदी नहीं? मोदी नहीं। चलिए अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी, शिवसेना की कांग्रेस, एनसीपी? 100% नरेंद्र मोदी जी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी के लिए? मोदी जी का तो हर कार्य अच्छा लगता है। देश की सुरक्षा, देश में जो हर तरह की व्यवस्था जो उन्होंने की है, स्त्री सुरक्षा की है, उन्होंने जब बॉर्डर्स को जिस तरह से सुरक्षित किया है, उन्होंने जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर अपनी छवि, हमारे देश की जो छवि बनाई है, उसके अलावा भी उन्होंने गरीबों के लिए हमारे देश के अंदर बहुत काम किया है और पर्टिकुलरली किसान वर्ग के लिए भी उन्होंने बिना किसी भेदभाव के कि कौन किस वर्ग से संबंधित है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? इन्होंने कहा काफी काम करा रही है, आपको क्या लगता है कि महिलाएं भी सपोर्ट करेंगी कि कांग्रेस? 100% नरेंद्र मोदी ईमानदार पीएम है। वो ईमानदार पीएम है वो। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी और शिवसेना वर्सेस कांग्रेस एनसीपी, किस तरफ जाए, किसकी हवा ज्यादा है? देखो अभी तो सामान्य जनता जो है वो मोदी के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड से बहुत बुरी तरह से पछताई हुई है। नोटबंदी के बाद जो भी मार्केट में उसका असर दिख रहा है, बिजनेस तो पूरी तरह से ठप है। नोटबंदी के बाद इतने चुनाव हुए, वो तो चुनाव सब जीत गए वो वाले। पिछले 5 जो राज्यों में चुनाव हुए थे, सभी जगह पे बीजेपी हार गई है। 15 साल जिसकी सरकार थी, रमन सिंह रहने दो, शिवराज सिंह चौहान। 15 साल थी सरकार इसलिए हारी कि नोटबंदी की इसलिए हारी? कि नोटबंदी की तो उत्तर प्रदेश भी हारना था। एक प्रमुख कारण तो वही था। लोग नोटबंदी के कारण अब हार, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, ये कह रहे हैं सब परेशान है, ये ऐसा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, दिस टाइम नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस एनसीपी में कौन स्ट्रॉन्ग? हु इज स्ट्रॉन्गर, कांग्रेस एनसीपी की नरेंद्र मोदी एंड शिवसेना? शिवसेना भी नहीं है और नरेंद्र मोदी भी नहीं, तो कांग्रेस चाहिए आपको? जो काम करेगा अच्छा वही। तो क्या लग रहा है इस बार, मोदी, शिवसेना की कांग्रेस, एनसीपी? वैसा तो कुछ नहीं, कांग्रेस ही आएंगे ये बार। इस बार आएगा? क्या अच्छा लगता है कांग्रेस का? राहुल गांधी का अच्छा लगता है अपना। क्या किया है राहुल गांधी ने अच्छा? और अगर अच्छा किया तो फिर अमेठी से वायनाड क्यों चले गए? अमेठी में कुछ विकास किया है उनने? उतना तो नहीं किया, लेकिन फिर क्यों आप, अगर अमेठी में विकास नहीं किया तो? लग रहा है ये साल। ये लग रहा है? कैसे लग रहा है? आसपास आपके लोग ज्यादा बात करते हैं? नहीं। आप 2014 में भी राहुल गांधी के सपोर्टर थे? नहीं, अभी बने? ताई, लाइव टीवी पे एक से एक सवाल, घबराइए मत। क्या लग रहा है 2019 में नरेंद्र मोदी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी में क्या है, किसका ज्यादा अच्छा है? कौन सा? लोग तो मोदी बाबा का देंगे। मोदी वाला देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते सर, इस साल पूरी तरह नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले हैं, क्योंकि शेतकरी आत्महत्या, उसके बाद हमारा जो बैंक में लाइन में लगाया है, तो इस बार पप्पू अपना पंतप्रधान होने वाला है। 100 पप्पू आपका पंतप्रधान होगा, पर पप्पू फिर जो है राहुल गांधी जी की जो बात कर रहे हैं, वो अमेठी से भागे क्यों वायनाड? नहीं, क्यों भागे? उनको जो साउथ और नॉर्थ, ये दोनों का ये मिलन, इंडिया इज अ कंट्री बोलते ना, तो हम एक है, इसलिए। सर सीरियसली जो बोल रहे हो उसमें बिलीव करते हो? या मोदी पंतप्रधान होना ही चाहिए, होना चाहिए मोदी। देश के लिए जरूरत है वो, कुछ अच्छा करे मोदी। आपने देखा क्या कहती है जनता सेगमेंट, कितना एक्सक्लूसिव क्या कहती है जनता सेगमेंट। आइए चलते हैं टारगेट पे नेताजी पे और पूछते हैं नेताजी से सवाल। सरकार के स्पेशल सेगमेंट टारगेट पे नेताजी पे आपका स्वागत है। अभी आपने देखा जनता के क्या थे मुद्दे,
पुणे से अब मैं करूंगा टारगेट पे नेताजी। पहले एक जमाने में ये शरद पवार जी का गढ़ हुआ करता था। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लिटरली इसको स्वीप कर दिया। पर सवाल यह है कि कौन क्लीन बोल्ड होगा? क्या बीजेपी शिवसेना क्लीन बोल्ड होगी या कांग्रेस और एनसीपी क्लीन बोल्ड होगी? मेरे साथ इन सभी मुद्दों पे, चुनाव से जुड़े मुद्दों पे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जमीनी लीडर्स एक्सक्लूसिव। और मैं चलता हूं यहां पे, और मैं पुणे के यहां पे आप देख सकते हैं कि पीछे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है और यहां पे हम डिबेट करेंगे क्योंकि जमीनी डिबेट है। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ रही है संगीता जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं हितेश जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनसीपी राष्ट्रवादी की तरफ से जुड़ रहे हैं चंदू जी। और मेरा पहला सवाल आपसे है, एक जमाने में ये आपका गढ़ हुआ करता था सर। लोग ये कहते हैं कि शरद पवार जी जो चुनावी वैज्ञानिक हैं वो इस बार चुनाव की हवा देखते हुए खुद नहीं लड़ रहे हैं और इसी कारण आज एनसीपी की हालत ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको? कई लोग मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि आप बारामती का अपना गढ़ भी नहीं बचा पाएंगे। क्या मोदी हवा के अंदर शरद पवार चुनाव नहीं लड़ रहे और एनसीपी एक लूजिंग बैटल लड़ रही है? यहाँ मोदी की हवा निकल गई है तो ये सब बातें कैसे तो क्या है, हर आदमी बोल रहा है कि ये जो फेंकू सरकार है, इन्होंने जो हमें वायदे दिए थे वो कहाँ है? तो फिर शरद जी क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? अरे शरद पवार जी ने पहले ही बोला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और वो चुनाव लड़ने का 5 साल पहले का उनका फैसला है। इसके लिए 5 साल नहीं, अभी किया है। अभी नहीं किया है। 5 साल पहले आप दोबारा मेमोरी को आपके पीछे लेके जाओ। 5 साल पहले ही उन्हें बोला था कि मैं अभी राज्यसभा पे हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कहना चाहेंगे हितेश जी? ये कह रहे हैं कि आप कहीं मोदी हवा नहीं चल रही है और कहीं ना कहीं ये मोदी जी का कुछ नहीं मैजिक चल रहा है और शरद पवार जी ने 5 साल पहले ही सोचा था। देखिए, आप जनता में जब जाएंगे और आप जनता से बात करेंगे, जब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर की स्कीम के बेनिफिट मिले हैं, 12 करोड़ फार्मर्स को 6,000 रुपए का सपोर्ट मिल रहा है, करीबन 1.5 करोड़ लोगों को घर मिला है और 7 करोड़ लोगों को बिजली मिली है और 2.5 करोड़ लोगों को जब नई बिजली मिली है, जब इतना सब विकास हुआ है तब विकास बोलता है, काम बात। फिर आपने कैंडिडेट्स क्यों चेंज किए? कई स्टेट्स में कैंडिडेट्स को क्यों चेंज किए? टिकट्स को क्यों बदला आपने अगर इतना विकास है तो? देखिए, विकास के साथ कैंडिडेट्स की पार्टी की अपनी भूमिका रहता है, पार्टी के अपने निर्णय होते हैं और पार्टी मेरिट पे अपने निर्णय करती है। मेरिट पे लेती संगीता जी, इन्होंने विकास गिना दिया। सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की हवा होती तो मुझे आप बताइए, पिछली बार आपका महाराष्ट्र के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था और आपका उत्तर प्रदेश जहां से लग रहा है पूरा गठबंधन जो है अच्छा करेगा, वहां से भी राहुल जी जो है दूसरी लोकसभा लड़ते हैं वायनाड की। कहीं कांग्रेस इस बार अपनी हार देख रही है इसलिए लूजिंग बैटल लड़ रही है, जैसे मैंने उनसे पूछा था? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये 16 लोकसभा हुई पुणे में 10 लोकसभा कांग्रेस ने जीती है। पुणे का विकास जो किया अभी तो नहीं है किया है नहीं, पर अभी लोगों को मालूम है ना 2014 का जो मैनिफेस्टो था, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, पर विकास नहीं हुआ। कम गो फॉर इट। हितेश जी ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, आपने अभी गिनाया है, गो फॉर इट। देखिए, जब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर की स्कीम मिलती है, 50 करोड़ क्या हेल्थ केयर नहीं है? जी नहीं, जो वायदे मैनिफेस्टो में किए गए 2014 कह रहे हेल्थ केयर 15 लाख 2 करोड़ हेल्थ केयर, बिजली, घर, ये क्या है? ये विकास। 50 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर की बात करते हैं, 45,000 करोड़ रुपया उसमें से ये सब कंपनियों के खिस्से में डाला है। किसको मिला है बीमा? किसी को बीमा नहीं मिला है। देखिए, जब आपको चुनाव जीतना नहीं आता है तब ईवीएम का बहाना बनाते हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अगर ईवीएम खराब है तो वायनाड के अंदर और अमेठी के अंदर आप रेडी हैं? वायनाड के अंदर बैलेट पेपर से क्यों नहीं अनाउंस करते राहुल गांधी की बैलेट पेपर से? वायनाड के अंदर क्यों नहीं करते? वायनाड में तब मोदी साहब बाईपोल, मतलब फिर कैराना भी गलत, फूलपुर भी गलत, सब कुछ गलत, मध्य प्रदेश भी गलत, राजस्थान भी गलत। तो अच्छा, फिर आप मान रही हैं? भाई साहब, सबके लिए कानून है, सबके लिए अगर बैलेट पेपर है तो राहुल जी भी खड़े होंगे। संगीता जी, मोदी जी क्यों डर रहे हैं बैलेट पेपर को? मैं ये क्यों डर रहा हूँ? सही बात बैलेट पेपर में, इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप कह रही हैं कि ईवीएम जो है उसको हैक किया सकते, मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत इस पर स्टडी किया है, तो आपके हिसाब से जो आप मध्य प्रदेश में जीते वो भी गलत, आप राजस्थान में जीते वो भी गलत, आप छत्तीसगढ़ में सब सीटें लेके आए वो भी हैकिंग, बोलपुर भी हैकिंग, तो वो भी चुनाव वापस हो जाए, वो भी चुनाव वापस हो जाए, तो आपको सत्ता ही नहीं स्वीकार करनी। वो टाइम से भी बोल रहे थे कि बैलेट 2009 में जब चुन के आए थे तो ईवीएम पहले से ही बैलेट पेपर बोल रहे थे। सवाल ये है कहीं ना कहीं कि जैसे ये पूरा ईवीएम बात की, ये हमेशा रोजगार की बात करती थी, अभी तक पूरे डिबेट में रोजगार वर्ड रो भी नहीं बोला आपने। मुझे बताइए, कहीं ना कहीं जो आप 2 करोड़ रोजगार बोलते, अभी डिबेट में आपने जिक्र नहीं किया,
आप मुझे बताइए 2 करोड़ हमने नहीं, आपने बोला ना नहीं मिले, आपने बोलते ना नहीं मिले, तो फिर आप पूरी डिबेट के अंदर रो भी नहीं बोल पाए आप। अरे तो आप पूछते हैं, मैंने तो आपसे पूछा था, आपने एक्विजिशन किया तो रोजगार ही नहीं आया। मैंने पहले बोला कि आप पहले मैं बोलता हूँ कि आपने बोला किस मुद्दे पे, तो रोजगार नहीं है। नहीं, सुनिए ना, जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राफेल का मुद्दा जांच के लिए मंगाया है तो इसका मतलब है आप लॉयर हैं। रफाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि चौकीदारी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? आप पढ़ते नहीं है तो क्या अब पढ़ना चाहिए? अरे चौकीदार चोर कैसे वो देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दी है कि आपने जो गलत स्टेटमेंट किया है उसका आप जवाब दीजिए। मैडम देखिए, अगर दरोगा ही चोरी करे तो दरोगा को चोर साबित कौन करे? अच्छा मुझे बताइए एक चीज बताइए, जैसे आप कोर्ट पे विश्वास करती हैं ना, अभी तक कोर्ट सुनिए जिनका ये सब गलत है, हमारी है, सरकार भी हमारी का मैनेज है, एवरीथिंग इज मैनेज बाय चौकीदार। तो फिर तो ये तो सही बात है। चौकीदार चोर है। जब ये लोग बहाना बनाते हैं ईवीएम भी खराब है, कोर्ट भी हमारे साथ है, तब आप मान लीजिए इन्होंने चुनाव में अपनी हार कबूल कर ली है। एनसीपी का ये मुद्दा है ही नहीं जो बोल रहे हैं। हमारी सीधी मांग है कि अगर से 2 करोड़ रोजगार देने थे तो 5 साल में 10 भगवान का शुक्र है 15 मिनट डिबेट के बाद रोजगार तो बोला आपने। अरे 10 करोड़ रोजगार देने थे, इसका मतलब 2 करोड़ की 10 करोड़। अरे 5 साल में तो 2 गुने दे रहे हैं। 2 गुने रोजगार किसको दे रहे हैं मालूम है? बात तक फैमिली को रोजगार दे रहे हैं, भतीजा को डायरेक्ट अटैक दे रहे हैं। अरे एक चीज है जो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के लोकल अब होगा पुणे के उसमें तेजी करने के लिए बीच में हो रहे थे सर। यहाँ पे इन्होंने कहा है, उतेश जी ने आरोप लगाए, आप रूपाली जी हैं मनसे से, अब थोड़ा पैनल जो है बड़ा हुआ है और अब आपसे पूछने वाला हूं मैं उतेश जी, घबराइएगा मत। इन्होंने कहा कि पुणे के अंदर, हितेश जी यहाँ पे पूरा आपको डिफेंड करे जा रहे राष्ट्रीय मुद्दों पे, यहाँ पे पुणे के अंदर यहाँ पे संगीता जी ने आरोप लगाया कि लोड शेडिंग हो रहा है, आप लालटेन लेके लोग जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? आपने ऐसा कर दिया है पुणे को? पूरा झूठ बता रही है। जवाब देइए, सामने देखिए। बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या काम किया आपने? वह पुणे में बहुत काम किया। ये जो फुटपाथ बड़ा हुआ है, केसकर जी के यहाँ लाइट रहेंगे, हमारे यहाँ लाइट जाती है। हमारे यहाँ लाइट है, उनके यहाँ भी लाइट है। झूठ बोलना ये उनकी आदत है, पैदाइशी आदत है। आप सिर्फ झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं, केसकर झूठ बोल रहा है। इनके घर में स्पेशल प्रदीप जी, मेट्रो की समस्या दिल्ली है। मेट्रो का काम जब भाजपा की सरकार आई जी ने लाई है, तो 2002 से 2000 जी ने लाई। क्यों नहीं किया? मैं रूपाली जी आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जनता है, आपको क्या लग रहा है इस बार मोदी और एनसीपी कांग्रेस में क्या लग रहा है? इतना हमको आइडिया नहीं। अरे घबरा क्यों रहे? आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप बेबाक हैं। मोदी किस मुद्दे पे? मोदी देखो काम देखो, रोड ये देखिए, इधर देखिए। मैंने एक रैंडम सिटीजन से पूछा क्या लग रहा है, मोदी की गठबंधन की कांग्रेस एनसीपी? कांग्रेस एनसीपी, क्योंकि मोदी ने अब तक रोजगार ही नहीं दिलाया। रोजगार मैं आपसे रूपाली जी पूछ रहा हूँ। रूपाली जी बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपको ना, मैं हमेशा सच बोलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं मुंह पे सच बोलता हूँ। सच्चाई ये है कि आप चुनाव में कहीं है ही नहीं, आप कॉर्नर हो चुके हैं आपकी पार्टी, और क्योंकि आप कॉर्नर हो चुके हैं तो बस हेडलाइन से बने रहने के लिए राज ठाकरे जी बयान दे रहे हैं। मुझे बताइए, आप क्या कुछ जीते रही हैं सीटें? क्या है मुद्दे आपका चुनाव में? एक आपको बता देती हूँ कि माननीय राज साहब ने पहले ही बता दिया था कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हवा आपकी तरफ नहीं है। हमारा उद्देश्य महाराष्ट्र में नहीं लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे? हमारा उद्देश्य जो है विधानसभा लक्ष्य है, लोकसभा नहीं है। विधानसभा कितनी सीटें आई थी आपकी? विधानसभा में 13 सीट आई थी। एक लोकसभा में, विधानसभा में 13 सीटें। एक मिनट पिछले विधानसभा ने 1 सीट आई थी ना, तो आई थी। लोकसभा पक्ष हमारा है, लड़ना है। वो जो चुन के आया, लोकसभा लड़ना है, नहीं लड़ना हमारा इरादा है। ये अभी बोले ना, इतना बड़ा फुटपाथ क्या करके किया, इधर से लोग आने जाने के लिए प्रॉब्लम है। और अभी जो संगीता ताई ने बताया ना, गुरुवार को लाइट नहीं, वो सच बात है। हो गया रूपाली जी, अटैक बहुत डायरेक्ट है। 1 लाख मतदार है और उम्मीदवार जो लोग भगा के ले जाइए, इनकी लेवल है। और ये हमसे पूछ रहे उम्मीदवार आपके वो सच है, हमसे क्यों डर रहे हो? हम तो नहीं लड़ रहे ना, तो हमसे आप क्यों डर रहे हो? जंग में
हम बिल्कुल मेरे को एक समय उदय जी से, उदय जी यहाँ पे बड़ा आरोप लगाए, इधर भी आरोप लगाए, आज आप हो जाए कैमरे के सामने ना काम गिराइए पुणे के और इनको एक्सपोज कर सकते हैं। बोलिए मुद्दे पे बोलिए, सोचना पड़ेगा, नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। इन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान 10 साल नहीं कर सके, मेरे दोस्त चेयरमैन थे, 10 साल डेवलपमेंट प्लान जो नहीं कर सके वो हमने 1.5 साल में किया। अब हो जाए, सुनिए, नहीं ये गिना मेट्रो, दूसरा एयरपोर्ट का काम, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली। एयरपोर्ट कहाँ है? पूना में एयरपोर्ट कहाँ है? सिटी का भी यही है, तो सही एयरपोर्ट कहाँ है? नया एयरपोर्ट नहीं बोलने की बात बोल रहे। मेट्रो के खाली गड्ढे खोदने से मेट्रो कब तो बनी है? अरे कब बनी है? कहाँ? नहीं बराबर है भाई, मेट्रो यहाँ से जा रही है और स्मार्ट मेट्रो बनी है, झूठ नहीं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मेट्रो तो बनी है। अरे नहीं बनी भाई। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे तीखी बहस के बीच में? क्या लग रहा है 2019 चुनाव में मोदी जी और किसमें? बीजेपी ने जो काम किया जी, गिरीश बापट साहब ने जो काम किया, पूना का डीपी मंजूर करके जो लाया, जो काम पहले 15 साल हुआ नहीं था और डीपी मंजूर हुआ, इसीलिए सब काम चालू है। डीपी मंजूर हुआ, गिरीश बापट जी ने डीपी मंजूर किया, यहाँ पे आगरिक ने बोला, वहाँ पे उनने एक्सपोज कर दिया आपको। उन्होंने कहा कि जो प्लान था यहाँ के जो एमपी थे, जो इन बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन तरफ से उन्होंने किया, पर आपने 10 साल गिरीश बापट अश्लील फिल्में देखने के बजाय डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ये जनता तो कह रही है उनको, आपके वही डेवलपमेंट नहीं, हमने डेवलपमेंट किया, कलमाड़ी ने। अच्छा, आप पे आरोप है, आप पे जो आरोप तक कुछ कहना चाहेंगे? उसका कोई बुनियादी आरोप, कोई बुनियादी आरोप नहीं। चलिए ठीक है मैडम, जुमला नगर, अगर सब हो गया, मैं आज मैं मान रहा हूँ। सुनिए, आज आपसे सवाल है, बुरा ना मानिएगा, सवाल बहुत डायरेक्ट है सर, आप सब भी सुन लीजिएगा और मैं ये निश्चित गारंटी देता हूँ कि इस सवाल के ऊपर संगीता जी बहुत जोर से बोलेंगी पर जवाब मुझे नहीं लगता आएगा, और आप भी जो है मेरे माइक को पकड़ लेंगे, जवाब नहीं आएगा। आज मैं मानता हूँ मोदी हवा नहीं है, मान लेता हूँ आपके हाथ से। आज मैं मानता हूँ, सुनिए मैं आपकी बात ले रहा हूँ, मानता हूँ बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। आज मैं मानता हूँ देश के अंदर त्राही है, मैं मानता हूँ ये सब मैं मानता हूँ, तब भी ये बात सच है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर हुआ, ये बात सच है कि मायावती उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही, ये बात सच है कि शरद पवार यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, बारामती के अंदर पूरी तरीके से कैंपेन कर रहे। भैया अगर इतना आपका स्ट्रांग है तो क्यों आपके लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर कर रहा? क्या है ये, क्यों है ये? एक मिनट, अरे युवाओं का एक तो निकाल, हम युवकों को चांस देना चाहते हैं। कौन है युवा? कौन है? हमारे पास कितने चुनाव सिंधिया है, हम वायनाड क्यों गए? हम उनकी ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रही है। एक चाय वाला मुख्यमंत्री, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक महाराज क्यों नहीं बन सकता? क्या बोला इन्होंने? ब्रेकिंग, संगीता जी ने कहा, कि अगर एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते तो एक महाराज क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? प्रदीप जी, सिंधिया जी जवान थे पर मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश 70 साल के बुड्ढे को क्या हुआ? पर महाराजा को उधर भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? चाय वाला भी बुड्ढा है, उधर क्यों नहीं वाला भी बुड्ढा है, क्यों नहीं? चाय वाला भी बुड्ढा है। आपने कमलनाथ जी को हक नहीं है किसी को बुड्ढा बोलने का, चाय वाला बुड्ढा है। अच्छा संगीता, एक रूपाली जी, सुनिए आप एक बात, प्लीज बैकडोर ना करिए, एजुकेशन मेरे को एक चीज बताइए। मोदी पंतप्रधान बन चुके, मोदी पंतप्रधान बनने से पहले मैं पंतप्रधान बनूंगा, मैं बिल्कुल डिक्लेयर हुए थे, डिक्लेयर किया, वही डिक्लेयर किया, मैं आसमान नीचे लाऊंगा, मैं चांद मान लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मान तो फिर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है ये लोग? पंतप्रधान क्यों नहीं डिक्लेयर? लिए पंतप्रधान ये पर्याय नहीं है, कोई भी बने, शरद पवार साहब बने, प्रियंका गांधी बने, राहुल गांधी बने, तो ये क्या? मोदी नहीं चाहिए जो देश को भी, जो क्योंकि इनको मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी ने आतंकवादियों को थारा नहीं दिया। मोदी एक संसद, आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सोचता है भारत।
अभी आपने देखा टारगेट में नेताजी क्या सोचता है भारत। पुणे की लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। बीजेपी से गिरीश बापट लड़ रहे हैं और कांग्रेस से मोहन जोशी लड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो मोहन जोशी की पॉपुलैरिटी 30 की रेंज में आती है और गिरीश बापट की पॉपुलैरिटी 40 के रेंज के अंदर आती है। पिछली बार बीजेपी ये सीट 3.5 लाख वोट से जीती थी, पर सिर्फ गिरीश बापट और मोहन जोशी के समीकरण को कंपेयर करके इस सीट का आकलन नहीं किया जा सकता। इस सीट पे नरेंद्र मोदी वर्सेस एंटी नरेंद्र मोदी वोटर के बीच की लड़ाई है। यहाँ पे 80% हिंदू हैं और 11% मुस्लिम्स हैं। 90% जो मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं और 85% जो हिंदूज हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। पर इसके अलावा जो मेन बात यह है कि 90% युवा और 85% जो मराठी विमेन है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तरफ जाते हुए दिख रही है और एक एंथुजियाज्म है जो एक मिडिल एज वोटर में नहीं है, उसमें सपोर्ट है और डिस्कम्फर्ट है। तो ये दो बेक वोटिंग ब्लॉक के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे एज मिलेगी और ये सीट कंफर्टेबली बीजेपी के खाते में जाती हुई इस समय दिख रही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।